नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। आज का जो एडिटोरियल है दोस्तों वह इकोनॉमी बेस्ड है ना। कि इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि हमारा जो इकोनॉमी है ना, वो लॉकडाउन के कारण कोविड-19 के कारण उसमें क्या हुआ, बहुत ही लार्ज पैमाने पर इकोनॉमिक डाउनफॉल देखा गया। क्योंकि सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, उसका जो प्रोसेस है वो स्टे कर गया, वो रिड्यूस कर गया, वह धीरे 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 क्या हो गया, कम हो गया। जिस कारण से क्या है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से जो है सो नीचे की ओर जो है सो सिरकने लगा। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है सो हमारा इकोनॉमी जो है सो बाधित हुआ है। पिछले 3 महीने में यह भी बताया गया है कि थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ना। मार्च का जो क्वार्टर है, जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर है इसका 3 महीने का, उसमें 1.9% ग्रोथ देखने को मिला है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एक्सेट्रा। तो इसमें अलग अलग तरह का जो है सो किस तरह का इसमें डाउनफॉल हुआ है, कैसे इम्पैक्ट इस पर हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसमें अलग अलग संस्था है जो कि अपना रिपोर्ट भी जारी किया है। उसने बताया है कि इकोनॉमी का क्या कंडीशन है ना, डाउनफॉल है कि उसमें ग्रोथ देखा गया है, क्या है वो भी बताया है। और कंज्यूमर के बारे में भी बताया कि कंज्यूमर का, लोगों का क्या है, क्या कि लोग खर्च करना नहीं चाह रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा था, जिस कारण से क्या है कि कंज्यूमर जो है सो खर्च करना नहीं चाह रहे थे, उसका ओवरऑल इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट पड़ा है। और लास्ट में इसको कहा गया है, द हिंदू ने यह सजेशन दिया है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी डाउनफॉल से बचे तो आपको क्या करना होगा कि वैक्सीन को रोल आउट करना पड़ेगा, वैक्सीन को लार्ज पैमाने पर चलाना पड़ेगा, जॉब का क्रिएशन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है सो आपको जॉब क्रिएशन के साथ साथ आपको जो है सो इकोनॉमी को में भी जो है सो पैसा को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी कि इनकम को बूस्टअप करना पड़ेगा। तो यही इसका दोस्तों जिस्ट है और हम लोग इस पर ब्रॉड एनालिसिस करते हैं। दोस्तों जिनका इकोनॉमिकल टर्म थोड़ा सा वीक है उनको हो सकता है कि थोड़ा समझने में परेशानी हो, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको डील करता जाऊं। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे मैं एडिटोरियल दे रहा हूं, और आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप लाइक करें भी करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को एक ओवरऑल जो है ना एडजस्ट कर पाऊंगा और एक मोटिवेशन के साथ फिर से काम आगे कर पाऊंगा। तो आइए दोस्तों देखिए आज का एडिटोरियल है ये। इसमें कहा गया है कि टीनियस रिवाइवल, टीनियस रिवाइवल, टीनियस मीन्स होता है स्लो या वीक, और रिवाइवल मतलब होता है कि स्थिति का सही होना, है ना। तो कैसा रिवाइवल हो रहा है, तो टीनियस रिवाइवल हो रहा है, स्लो रिवाइवल हो रहा है। किसका, इकोनॉमी का, है ना। ऑन बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी का जो बूस्टिंग है, यानी बूस्ट मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग करना या इंक्रीज करना या वृद्धि करना या बल देना भी होता है ना। वर्ड मीनिंग दोस्तों आप यहीं पे इसको नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वर्ड मीनिंग बताने के बाद। आइए इसका जिस्ट जो मैं बता चुका हूं अभी। जिस्ट क्या है इसका महत्वपूर्ण, क्रिएटिंग जॉब, जॉब को क्रिएट करना, एंड बूस्टिंग इनकम्स, और आमदनी को, इनकम्स को बूस्ट करना यानी बढ़ाना, अलोंग विथ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के साथ आपको जॉब क्रिएट करना है, इनकम को बूस्ट करना है। इसलिए कैन, देखिए इसका जो सब्जेक्ट है ना, क्रिएटिंग जॉब एंड बूस्टिंग इनकम्स, ये दोनों सब्जेक्ट है इसका। इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो वर्ब नहीं, यहाँ पर मॉडल्स है। चलिए ठीक है, मॉडल्स के बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। कैन सस्टेन द इकोनॉमी, यानी कि इनकम्स एंड जॉब्स क्रिएशन कैन सस्टेन द इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, यानी कि जीवित रख सकता है, यानी अलाइव रख सकता है। यानी चाहते हैं कि आपका इकोनॉमी सस्टेन रहे, बना रहे, बचा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू क्रिएट जॉब एंड यू हैव टू बूस्ट द इनकम्स अलोंग विथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि द नेशनल इनकम,
हमारा जो नेशनल इनकम है यानी पूरे राष्ट्र का जो आय है, गुड्स और सर्विस का जो भी प्रोडक्शन होता है, यानी वो जो नेशनल इनकम है। सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। इनकम एस्टिमेट्स करता है या इनकम एस्टिमेट्स, द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, सॉरी दोस्तों, यहां से यहां तक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में बनाया गया है। करेक्ट, द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया गया? एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जो संस्था है जो कि कैलकुलेशन का काम करती है, सांख्यिकी संस्था है। बड़ा ही अच्छा शब्द पॉसिट दिया है, POSIT, पॉसिट। पॉसिट का मतलब होता है दोस्तों सजेस्ट करना। एन इकोनॉमी दैट appears टू हैव फाउंड सम फुटिंग, कह रहा है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स को रिलीज किया गया है एनएसओ के द्वारा, और वह एनएसओ सजेस्ट करता है कि एन इकोनॉमी दैट अपीयर्स टू हैव फाउंड सम फुटिंग इन जनवरी मार्च क्वार्टर, है ना, कि जनवरी मार्च क्वार्टर में जो एन इकोनॉमी है, हमारा जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वह अपीयर्स टू हैव फाउंड यानी ऐसा देखा गया है, पाया गया है, सामने आता है कि सम फुटिंग, फुटिंग मतलब होता है आगे बढ़ना। कहने का मतलब सिंपल मतलब है कि जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर है 3 महीने का, उसमें हमारा जो इकोनॉमी है थोड़ा सा फुटिंग देखने को मिला है, यानी थोड़ा सा उसमें कुछ सुधार हुआ है। बिफोर द पेंडेमिक सेकेंड वेव हिट, यानी कि पेंडेमिक का जो दूसरा वेव हिट किया था उससे ठीक पहले, यानी जनवरी मार्च के समय में जो है सो कुछ थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। बिफोर का मतलब पहले, पेंडेमिक तो महामारी, और सेकेंड वेव दूसरा लहर। कह रहा है कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्सपेंडेड बाय 1.6% इन द फाइनल क्वार्टर। फाइनल क्वार्टर में हमारा जो है, फाइनल क्वार्टर कब, यानी 31 मार्च तक जो हमारा है, कि जीडीपी हमारा कितना बढ़ा? 1.6%। इसमें थोड़ा थोड़ा करके बताया गया कब बढ़ा कब घटा, इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है ना। 1.6% इन द फाइनल क्वार्टर में बढ़ा ऑफ द लास्ट फिस्कल। फिस्कल मतलब एक वर्ष, यानी यह जो वित्तीय वर्ष है उसको बोलते हैं फिस्कल ईयर, जो कब से शुरू होता है पता ही आपको, आरबीआई का जो है ना। एन एक्सीलरेशन फ्रॉम, देखिए एक्सीलरेशन मतलब होता है वृद्धि होना, यानी स्पीड होना, स्पीड होना। एन एक्सीलरेशन फ्रॉम मतलब से, यानी किसी एक पॉइंट से आगे, यहां फ्रॉम लगाया है तो आगे टू भी लगाता है कहीं कहीं, ठीक है ना। जब दो चीज का कंपैरिजन करता है ना तो टू लगाएगा, जैसे फ्रॉम 10 to 20, तो फ्रॉम 0.5 ग्रोथ, है ना, कि 0.5 ग्रोथ से एक्सीलरेशन हुआ था, यानी इससे इतना से बढ़ा था इन दी प्रीसीडिंग 3 month पीरियड। प्रीसीडिंग मतलब पहले, 3 month पीरियड यानी 3 महीने के कार्यकाल में जो है सो स्पीड हुआ है 0.5% ग्रोथ जो है सो देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल हो सकता है कि 2% होगा, तो उसमें 0.25% और बढ़ा के देखेंगे इस बार, ठीक है ना। दैट मार्जिनली, मार्जिनली मतलब बिल्कुल थोड़ा, हल्का, यानी लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा, लिटिल सॉफ्टन द एक्सटेंट ऑफ फुल ईयर्स सेकेंड कंट्रैक्शन। थोड़ा सा यहां पर लाइन को बेहतरीन तरीके से द हिंदू लिखा है, उसको ध्यान देखेंगे। एक्सटेंट मीन्स होता है इफेक्ट या प्रभाव, एक्सटेंट इफेक्ट या प्रभाव। कंट्रैक्शन मतलब होता है छोटा होना, सिकुड़ना, टू शॉर्ट होना, SHORT, शॉर्ट, टू शॉर्ट होना, छोटा होना। अब देखिए दैट मार्जिनली सॉफ्टन द एक्सटेंट ऑफ फुल ईयर्स रिकॉर्ड कंट्रैक्शन, है ना, कि पूरे साल का जो रिकॉर्ड कंट्रैक्शन था, यानी 7.3% का जो आपका इकोनॉमिक कंट्रैक्शन हो गया था, घट गया था, उस 7.3 में थोड़ा सा जो है सो सॉफ्टन द एक्सटेंट, यानी उसका जो मात्रा है थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। कितना हुआ है? सॉफ्ट हुआ है, यानी थोड़ा सा उसमें कमी देखने को मिला है, यानी कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, ठीक है ना। कितना? 0.5% ग्रोथ। द सेंटर had earlier projected, the center had earlier projected full year GDP to contract by 8%। केंद्र ने
पहले प्रोजेक्टेड किया था। देखिए दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर यहां पर फॉलो कर रहा है ना, कि द सेंटर हैड अर्लियर मतलब पहले प्रोजेक्टेड फुल ईयर जीडीपी, कि पूरे साल का जो जीडीपी है उसको प्रोजेक्टेड किया था, यानी उसका अनुमान लगाया था, यानी कि एस्टिमेशन, टू एस्टिमेट समथिंग, टू कंट्रैक्ट बाय 8%। अनुमान था कि हमारा जो इकोनॉमी है ना जीडीपी का, वह जो है सो 8% तक कंट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि घट सकता है, सिकुड़ सकता है। There was a 3.7% growth in fourth quarter gross value added. Gross value added में जो है सो क्या कह रहा है कि there was a 3% growth in fourth quarter, चौथे क्वार्टर में 3% का जो है सो ग्रोथ आपको देखने को मिला है। 3.7% ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर। अब देखिए एक टर्म है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ पार्टिकुलर कंट्री और एरिया, यानी आपके देश में या आपके क्षेत्र में कितना जो है सो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, उसका मेजरमेंट ग्रॉस वैल्यू एडेड कहता है। यानी कि जीवीए में कितना देखने को ग्रोथ मिला है दोस्तों, 3.7%। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। विथ ऑल बट, देखिए ऑल बट एक शब्द है, ऑल बट का मतलब होता है लगभग, यानी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी लगभग, ऑल बट। विथ ऑलमोस्ट टू ऑफ द इकोनॉमीज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बड़ा अच्छा से, थोड़ा सा चूंकि कोमा को समाप्त ही नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए चला जा रहा है द हिंदू। विथ ऑल बट लगभग टू ऑफ द इकोनॉमीज 8 ब्रॉड सेक्टर्स, कह रहा है कि 8 जो ब्रॉड सेक्टर्स है, बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं, उसमें से 2, यानी इकोनॉमी का 8 जो बड़ा सेक्टर है उसमें से 2 लगभग में पोस्टिंग एक्सपेंशंस, यानी कि वृद्धि हो रहा है। 8 में से सिर्फ 2 ही में थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिला है। माइनिंग एंड क्वारिंग। माइनिंग का पता ही है आपको, माइनिंग करना, खुदाई करना। और क्वारिंग का मतलब होता है उत्खनन करना, उत्खनन करना। माइनिंग एंड क्वारिंग एंड दी, यहां से थोड़ा सा घुमा कर लिखता है दोस्तों कि माइनिंग एंड क्वारिंग एंड दी वोस्ट हिट। जो वोस्ट हिट मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित, वोस्ट हिट का मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित, जो सबसे वोस्ट हिट है, कंटेक्ट इंटेंसिव ओमनीबस सर्विसेज। अब देखिए ये कौन सा सर्विस है, ओमनीबस सर्विस, यानी वैसा सर्विस जिसमें बहुत सारे सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, यानी कि सर्विसों का एक बक्सा, उसको बोलते हैं ओमनीबस, यानी बहुत सारे सर्विस। कौन कौन है आगे बताएगा इसमें। कैटेगरी ऑफ ट्रेड, जिसमें देखिए कौन कौन सा प्रभावित हुआ है, वोस्ट हिट ये है, ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस है एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सब सेक्टर जो है ना बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। क्यों प्रभावित हुआ है, क्योंकि आप लॉकडाउन लगाए हैं, इकोनॉमिक उसमें क्या हुआ, इकोनॉमी पे बहुत गहरा जो है सो इम्पैक्ट पड़ा। कंट्रैक्टेड सिकुड़ गया, घट गया, कम हो गया, कम हो जाना, रिड्यूस होना। 5.7% एंड 2.3% रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, यानी एक के बाद एक है ना, रेस्पेक्टिवली 5.7%, 2.3%। यह किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो एक पहला है माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ घुमा के लिखा है। पहला है माइनिंग एंड क्वायरिंग में 5.7% का कंट्रैक्शन हुआ है, और उसके बाद जो ओमनीबस सर्विसेज है, जिसमें ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग एटसेट्रा है, उसमें हमको 2.3% की, यानी 2.3% का जो है सो कंट्रैक्शन देखने को मिला है। समझ रहे हैं। स्टिल मतलब फिर भी। देखिए दोस्तों ये एडवर्ब है, स्टिल क्या है, एडवर्ब है। इसके साथ हम लोग प्लस और माइनस वाला खेल खेलते हैं, यानी यदि उसके पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पीछे वाला जो सेंटेंस कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है सो आगे थोड़ा सा चेंजिंग लेते हुए या आगे बढ़ेगा। कह रहा है कि स्टिल यानी फिर भी, द पेंडेमिक्स क्रशिंग इंपैक्ट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द,
क्रशिंग इंपैक्ट का मतलब होता है निगेटिव इंपैक्ट, यानी कुचलने वाला प्रभाव, यानी कि दबाने वाला प्रभाव, यानी प्रभावित करने वाला प्रभाव। द पेंडेमिक क्रशिंग इंपैक्ट ओवर, ओवर मतलब ये प्रीपोजिशन है किसी चीज के ऊपर, इंपैक्ट ओवर द प्रीसीडिंग 3 क्वार्टर्स। प्रीसीडिंग मतलब पहले, हम लोग रीजनिंग बनाते हैं ना, तो रीजनिंग में लिखा हुआ रहता है कि प्रीसीडिंग अ फॉलोइंग, प्रीसीडेड बाय, फॉलो बाय, प्रीसीडेड बाय पहले, फॉलोड बाय बाद में। प्रीसीडिंग 3 क्वार्टर्स, पिछले 3 क्वार्टर्स में, मीन्ट दैट मतलब कि ओनली दी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री यानी कृषि, जंगल एंड फिशिंग एंड द यूटिलिटी सर्विस, और जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उन सब में जो है सो रिकॉर्डेड फुल ईयर ग्रोथ, यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, यूटिलिटी सर्विस, इसी सारे चीज में रिकॉर्ड किया गया फुल ईयर्स ग्रोथ। समझ रहे हैं मेरे बातों को दोस्तों? ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, अब देखिए, अब एक्सपेंडिचर साइड मतलब क्या हो गया? खर्च वाला एरिया, कहां कहां खर्च हुआ है, किस तरह से खर्च हुआ है, कहा एक्सपेंडिचर साइड। प्राइवेट कंजप्शन है ना, प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग। अब देखिए, प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग उसे कहते हैं कि जिसमें जो है सो हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा जो हाउस, प्रत्येक व्यक्ति का जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, वैसा संस्था जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलता है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन यानी संस्था जो है सो, उसके खर्च को जोड़ा जाता है, यानी वो उसने कितना खर्च किया। एक घर में जहां बहुत तरह का खर्च होता था, आप डिफरेंट आइटम्स खाते थे, और लॉकडाउन लगने के बाद क्या हो गया, जो मध्यम वर्गीय परिवार था अपने आप को सीमित करके जो है ना अपना एडजस्ट करने लगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाया एक्स्ट्रा खर्च करना। कुछ फीस किसी को देना था, स्कूल में फीस देना था, कुछ खरीदना था तो वो खरीद नहीं पाया। इसका मतलब है कि कंजप्शन कम हुआ है ना। उसी को कहा जाता है प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग, हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट। appeared to have rebounded, ऐसा लग रहा है। अब देखिए एक्सपेंडिचर साइड में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर तो पूरी तरीके से गड़बड़ तो था ही। appeared to have rounded एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको हम लोग ध्यान देखेंगे, बड़ा ही स्ट्रक्चर है, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि टू प्लस हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर है। टू के बाद हैव का प्रयोग करता है और उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करता है। एक स्ट्रक्चर ये है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, तो ये रूल भी हमको फॉलो करना है कि टू प्लस हैव प्लस V3। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है कि हैविंग, ये हैव का हैविंग बना है ना, हैव का हैविंग, हैविंग प्लस V3, हैविंग के बाद भी V3 का रूप करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, टू प्लस हैव प्लस V3, हैविंग प्लस V3, वही यहां पे इस्तेमाल किया है कि प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग अपीयर्स टू हैव रिबाउंडेड, अपीयर्स टू हैव रिबाउंडेड मतलब, रिबाउंडेड मतलब हुआ रिटर्न बैक, यानी पुनः अपनी स्थिति में वापस आना। टू ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है सो इस तरह का कंजप्शन देखने को मिला है, कंजप्शन में वृद्धि। लग रहा है कि हाउस होल्ड जो है सो थोड़ा थोड़ा खर्च करने लगे हैं, यानी स्थिति धीरे धीरे समान होने लगा है। यह जो एस्टिमेशन आया है जिसमें थोड़ा सा हमको सुधार देखने को मिला है। जो इकोनॉमी आपका क्या कर रहा है, जनवरी मार्च क्वार्टर में फुटिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है इन 4 क्वार्टर्स। कॉमा के बाद देखें दोस्तों, जिरंड लगाते हैं। जिरंड यानी कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना, उसको बोलते हैं जिरंड। जिरंड का दूसरा नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वर्ब का चौथा रूप भी कहते हैं। ये सारा चीज इसका है ना। पोस्टिंग एन एक्सपेंशन ऑफ 2.7%, इसके कारण से एक्सपेंशन आपका पोस्ट हो रहा है, यानी कि बता रहा है 2.7% दैट, बड़ा अच्छा लाइन ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंशन दैट मॉडरेटेड द फुल ईयर्स कंट्रैक्शन टू 9.1%। कह रहा है कि इसमें जो थोड़ा सा मॉडरेट आपको देखने को मिला है, थोड़ा सा जो सुधार हुआ है, वो है जो आपका 9.1%, 9.1% का जो कंट्रैक्शन था ना, जो कमी देखी गई थी, उसको थोड़ा सा कम किया। यानी आपका जो पहले से घाव है ना, तो घाव पूरा छूटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा उसमें आराम हुआ है आपको। यानी 9.1% जो कंट्रैक्शन है उसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला है। ठीक है ना, क्यों? चूंकि आपका 2.7% की दर से एक्सपेंशन हुआ है। एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन टू
सॉरी एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कॉमा अ प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये सब बताते जा रहा है कि कैपिटल इन्फॉर्मेशन प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट होना कि ठीक है भैया, यानी सिंपल बात है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉक्सी होना, यानी दूसरा उपाय लेकर जो है सो उसमें वृद्धि होना। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। स्टडी विथ फुल क्यूरियोसिटी, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। पता है दोस्तों, यह एक समुद्र की तरह, जस्ट लाइक ए ओशियन है, इसमें आप जितना गोता लगाएंगे ना उतना ज्यादा आपको मोती प्राप्त होगा। यानी कि मतलब बहुत बेहतरीन चीज है, इसका जितना भी हम वर्णन करें वह बिल्कुल ही कम है। आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, आपका इंग्लिश अच्छा होता है, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होता है, बहुत तरह का इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। तो पहले आप सीखें इसे, ठीक है ना। जंप्ड 11%, यानी पीछे जो हम लोगों ने देखा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इंफॉर्मेशन और प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो था आपका, उसमें जंप कितना हुआ है? 11% का जंप आपको देखने को मिला है इन द 3 मंथ पीरियड में, तीसरे 3 महीना का जो कार्यकाल है उसमें देखने को मिला है। मोस्ट लाइकली हेल्प्ड इन फेयर मेजर, यह सब जो वृद्धि हुआ है, यानी दीज टाइप्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन द इकोनॉमी हैज हेल्प किया है क्या चीज में? मोस्ट लाइकली हेल्प इन फेयर मेजर करने में, अच्छे से नाप तौल करने में, यानी मेजरमेंट करने में संस्थाओं को काफी मदद मिला है। बाय एन इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिंग करने में, खर्च करने में थोड़ा सा मदद मिला है ना। कैपिटल एक्सपेंडिंग करने में थोड़ा सा मदद मिला है। एक पैराग्राफ समाप्त हो गया दोस्तों, थोड़ा सा और इसमें जो है मेरा बचा हुआ है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दी एनएसओ डाटा यानी नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था, जो कि हमारा क्या करती है? डाटा जारी करती है ना। हाउएवर, अब देखिए हाउएवर भी है। हाउएवर क्या है? तो हाउएवर एडवर्ब का भी काम करता है दोस्तों, और कहीं कंजंक्शन का काम भी करता है ना। तो हाउएवर के साथ भी उसी तरह की हम लोग प्रोसेस जारी करते हैं, प्लस माइनस वाला। यदि प्लस है तो आगे माइनस का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, और निगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। नीड्स टू बी सीन, नीड्स टू बी सीन यानी कि एनएसओ का जो डाटा है, नीड्स टू बी सीन इन पर्सपेक्टिव, यानी इस तरीके से उसको देखने की आवश्यकता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया या दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कह सकते हैं इसको हम लोग। कि एनएसओ का जो डाटा रिलीज हुआ है उसको हम लोग किस नजर से देखेंगे, किस दृष्टिकोण से? विथ द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड, अब देखिए हम बताए थे कि हैविंग के बाद जो है सो V3 का प्रयोग करते हैं, हैविंग के बाद V3 प्रयोग किया है ना। विथ द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड सिंस मार्च, विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड सिंस मार्च, कहने का मतलब है कि इस पर्सपेक्टिव की दृष्टिकोण से देखना है कि क्या जो है सो उसमें शिफ्ट हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है ना, मार्च से, सिंस मार्च से। विद द सर्ज इन कोविड-19 इन्फेक्शन, यानी कि मार्च के बाद तो कोविड-19 का दूसरा लहर आ ही गया है ना। दूसरा लहर आने से पहले थोड़ा सा स्थिति ठीक था। सर्ज मीन्स होता है कि वृद्धि होना, कोविड-19 इन्फेक्शन का वृद्धि जो हुआ था, यानी दूसरा जो लहर आया था, सेकेंड वेव। इट इज वाइटल टू कोरिलेट, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट। इट इज वाइटल टू कोरिलेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कोरिलेट करें, जोड़ें, दोनों को मिलाएं। द फिगर्स विथ वन ग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी एक वन ग्राउंड इंफॉर्मेशन के तहत, इस फिगर के तहत इसे आप कोरिलेट करें, जोड़ें, क्योंकि यह क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एनएसओ के द्वारा जो डाटा प्रस्तुत किया गया है उसको पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कारण क्या है कि वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है मार्च के बाद, है ना। मार्च के बाद सेकेंड वेव आने के कारण। आगे हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैं बता चुका हूं इसके बारे में, है ना। गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है किसी कंट्री में। मैन्युफैक्चरिंग GVA appear to have gained, फिर have plus V3, to have 2 plus have plus V3, appear to have gained some traction in the last quarter। ट्रैक्शन का मतलब होता है वृद्धि, स्पीड अप होना, वृद्धि होना,
है ना। यहां से थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए अपीयर्स टू हैव गेन्ड सम ट्रैक्शन इन द लास्ट क्वार्टर, यानी कितना लास्ट क्वार्टर में 6.9% एक्सपेंशन देखा गया है। फॉलोइंग अ रिटर्न टू ग्रोथ इन सितंबर दिसंबर पीरियड, है ना, फॉलोइंग द ग्रोथ इन द सितंबर दिसंबर पीरियड आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ कंट्रैक्शन। बहुत ही बेहतरीन लाइन दोस्तों कि 5 स्ट्रेट मतलब सीधा, यानी लगातार 5 क्वार्टर के कंट्रैक्शन के बाद, यानी कंट्रैक्शन मतलब जो कमी देखा गया है के बाद आपको जो है सो रिटर्न टू ग्रोथ इन सितंबर दिसंबर पीरियड जो है उसमें जो आपको थोड़ा सा देखने को मिला था, है ना, आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ कंट्रैक्शन। डिसअपॉइंटिंगली यानी ये आपका एडवर्ब हो गया। इसका मतलब होता है कि दुखी करना, डिसअपॉइंट करना। IHS मार्केट्स मैन्युफैक्चरिंग, देखिए अब IHS मार्केट्स क्या है, तो यह एक एक्सपर्ट का जो है ना कमिटी है जो रिपोर्ट अपना देता है, यानी एक्सपर्ट समझिए इसको। मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे, कौन सा सर्वे, तो PMI सर्वे परचेजिंग पर यह जो है सो आधारित सर्वे है ना, कि परचेजिंग क्या है इसका, PMI सर्वे फॉर मे मतलब मई के लिए, शोड द की सेक्टर फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैग्नेशन, की जो महत्वपूर्ण सेक्टर है, की सेक्टर है, वो फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैग्नेशन। प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया आपको संभावना, स्टैग्नेशन मतलब अस्थिरता, यानी अस्थिरता के मतलब उसमें स्टैग्नेशन देखा गया है की सेक्टर्स में, है ना। किसके अनुसार था, IHS मार्केट्स मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे के अनुसार जो मई में जो है सो कहा गया है कि की सेक्टर में जो है सो स्टैग्नेशन देखने को मिला है, थोड़ा सा रुकावट देखने को मिला है। एज वीकनिंग डिमांड पुस्ट इंक्रीज, क्यों, चूंकि वीकनिंग हो रहा है यानी कमजोर हो रहा है। क्या कमजोर हो रहा है, देखिए दोस्तों यहां से यहां तक एक शब्द है, हम लोग पढ़ते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, उसी तरह का शब्द यहां पर है कि डिमांड पुस्ट इंक्रीज, वैसा इंक्रीज जो डिमांड से बढ़ा है। डिमांड बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट टू 10 months लो, है ना। एज वीकनिंग क्यों हुआ है, क्योंकि एज कमजोर आपका हुआ, डिमांड पुश इंक्रीज जो है सो कमा है इन न्यू ऑर्डर में, एंड आउटपुट भी आपका क्या हुआ है, 10 महीने के निम्नतम स्तर पर आ गया है। जो आपका आउटपुट होता है वो कितने स्तर पर आ गया है, 10 month लो, 10 महीने के निम्नतम स्तर पर आ गया है। सिमिलरली ठीक इसी तरह से द फिजिकल 2020-21 जो है ना 2020 और 21 का जो फिजिकल है का जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स है फॉर प्राइवेट कंजप्शन के लिए, कि प्राइवेट कंजप्शन कितना है, प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग कितना है। अब यहां से देखिए थोड़ा बड़ा बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया है कि द बल्क वर्क अकाउंटिंग फॉर, बल्क वर्क का मतलब होता है प्रोटेक्शन या सुरक्षा कवच। जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ पैसा जमा करके कुछ अमाउंट को सेविंग रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि इन केस फ्यूचर में किसी तरह की आवश्यकता हो जाए तो उसे हम अच्छे तरीके से खर्च कर पाए। तो वह जो अमाउंट हम लोग सेव करते हैं उसी को बोलते हैं बल्क वर्क, है ना, उसी को बोलते हैं बल्क वर्क रखे हुए हैं, हम अपना सुरक्षा रखे हुए हैं, इकोनॉमिकल सुरक्षा कवच फॉर ओवर 50% ऑफ GDP। अब यहां से क्या कर रहा है कि आपका 50% GDP का बल्क था, अकाउंटिंग फॉर यानी कि टोटल अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल होना। सोड द एक्सपेंडिचर फिगर, वो आपका एक्सपेंडिचर फिगर को क्या दिखाता है, एट 75.6 लाख करोड़ दिखाता है, 75.6 लाख करोड़, है ना। जो कि क्या है 75.6 लाख करोड़ क्या है, इट्स वीकेस्ट लेवल इन द 3 years, 3 साल में सबसे वीकेस्ट लेवल, सबसे कमजोर लेवल है। कहने का मतलब है कि आपके पास जो आपका सुरक्षा वाला पैसा जो रखते थे, सेविंग्स जो था, जो बल्क वाला अकाउंटिंग था, वो भी आपका कम है ना। कितना है वो, 75.6 लाख करोड़ इन द वीकेस्ट इन द 3 years। हियर अगेन, एक बार फिर से यहां अब देखिए फिर है एक रिफिनिटिव इप्सो, ये आखिर है क्या, रिफिनिटिव इप्सो भी एक संस्था है। देखिए रिफिनिटिव इप्सो IHS मार्केट
और उसके बाद एनएसओ, ये सारा रिपोर्ट अपना दे रहा है। इस सारे रिपोर्ट के आधार पर जो है ना फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स कहीं दिखने को हम लोगों को मिल रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज कमियां हैं, उस सारी चीजों को देखने को मिल रहा है। यानी कि रिफिनिटिव इप्सो प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, देखिए यहां से यहां तक एक शब्द है दोस्तों कि प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, कैसा इंडेक्स? तो कंज्यूमर सेंटिमेंट जो कंज्यूमर के बारे में बताता है कि क्या वो खरीद कर रहा है कि नहीं, क्या वो एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं, क्या इकोनॉमी बढ़ रहा है कि नहीं, यानी उससे जोड़कर जो है सो इसको वो एनालिसिस करता है। फॉर मई के लिए, है ना, फॉर मे शोड कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैड टम्बल्ड बाय, देखिए बड़ा बेहतरीन शब्द है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैड टम्बल्ड बाय। टम्बल्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, गिरना, यहां फॉल होना लिखेंगे कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस गिरा है, मतलब लोग डर रहे हैं खर्च करने से, कंज्यूमर कोई सामान खरीदने से डर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल सिक्योरिटी उनके पास नहीं है ना, फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। कितना गिरा है? 6.3% पॉइंट्स फ्रॉम अप्रैल। अब अप्रैल से लेकर जो है सो 6.3% कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है सो गिरा है। किसके अनुसार? तो रिफिनिटिव इप्सोस के अनुसार, जो क्या करता है कि प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेशन या एनालिसिस करता है। एज फियर्स ओवर द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट, एज फियर्स ओवर द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट, जो कि पेंडेमिक के इम्पैक्ट के ओवर क्या करता है? काफी फियर करता है, यानी बताता है कि कितना गहरा जो है सो पेंडेमिक का जो है ना, फियर ओवर मतलब भय, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। इम्पैक्ट डिप्रेस्ड रिस्पोंडेंट्स, ये भी बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है। डिप्रेस्ड रिस्पोंडेंट्स का मतलब होता है, कह सकते हैं कि आउटलुक, मतलब कि निगेटिव आउटलुक। डिप्रेस मतलब होता है उदासी, रिस्पोंडेंट आउटलुक कैसा आउटलुक है? तो डिप्रेस्ड रिस्पोंडेंट आउटलुक है, यानी कि निगेटिव आउटलुक है, यानी एक प्रकार का उसका बहुत ही बैड इंपैक्ट पड़ा है ऑन ऑल फोर फ्रंट्स, सारे 4 फ्रंट्स पर। यानी कौन कौन सा फ्रंट्स है? जिसमें कि जॉब भी शामिल है, इंक्लूडिंग जॉब्स एंड पर्सनल फिनांस कंडीशन, लोगों का जॉब भी चला गया है, टीचिंग लाइन तो बुरी तरीके से डूब ही गया है, लगभग बहुत सारा लाइन जो है सो जो है ना वो डूब गया है, और लोगों को उभरने में इससे काफी समय लगेगा दोस्तों। यानी फिनेंशियल कंडीशन भी लोगों का गड़बड़ हो गया है, लोग जो सेविंग्स था उसको खर्च कर कर करके अपना जो है सो आगे का लाइफ जो है सो स्पेंड कर रहे थे। विथ अनअवेटेड, बड़ा अच्छा शब्द, अनअवेटेड जॉब लॉस। अनअवेटेड का मतलब होता है लगातार, अवेट मीन्स कम ना, अन मतलब नहीं, नहीं कम ना, यानी कि रेगुलर, कंटिन्यू, लगातार। विथ अनअवेटेड जॉब लॉसेस हुआ है लोगों को, लोग जॉब लॉस हुआ है। पुशिंग ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस कारण से क्या हो रहा है? ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट पुश हो रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। टू अ 1 ईयर हाई, यानी एक साल के उच्चतम स्तर पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, बेरोजगारी का है, वो है 11.9% इन मई में 11.9% जो है सो बेरोजगारी था इन मे, एज पर CMIE डाटा, ये भी एक संस्था है, इसका भी डाटा है, इसके डाटा के अनुसार, ठीक है ना, एज पर CMIE डाटा एंड रूरल एरियाज रेबस्ड, रूरल एरिया क्या हो गया है? रेबस्ड हो गया, यानी रूरल एरिया भी प्रभावित हो गया है ना। बहुत सारे रूरल एरियाज में जैसे किसानों को परेशानी हुई है, उसके बाद फिर जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनको परेशानी हुई है, तो इस तरह का परेशानी भी रूरल एरियाज में देखने को मिला। सॉरी दोस्तों, डाटा के हिसाब से कह रहा है कि 11.9% इन मे था एज पर CMI डाटा, एंड रूरल एरियाज रेवेज, रूरल एरिया भी प्रभावित हुआ है। ओनली एन एक्सलरेटेड नेशन वाइड वैक्सीन, सही सही था, ओनली एन एक्सलरेटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट एंड डायरेक्ट जॉब एंड इनकम बूस्टिंग मेजर्स कैन प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम बैक स्लाइडिंग अगेन। सबसे बेहतरीन और निचोड़ वाला लाइन यही है आपका, इसमें क्या कहा गया है यहां से यहां तक कि 11.9% मई में आपका जो है वो है, और इसके डाटा के अनुसार रूरल एरिया भी प्रभावित हुआ है। बिल्कुल सही बात है, रूरल एरिया प्रभावित हुआ है, और सिर्फ एकमात्र आपको उपाय है, ओनली एन एक्सिलरेटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट,
कि पूरे देश में आप वैक्सीन को रोल आउट कीजिए एंड डायरेक्ट जॉब को क्रिएट कीजिए। जॉब का कोई उपाय लगाइए कि लोग जो है ना, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिस्ट जोनाल, कोई किन्स जोनाल करके कोई इकोनॉमिस्ट थे जिनका कि बहुत ही अच्छा जो है सो मतलब कि योगदान रहा था इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। उनका कहना था कि यदि आप रोजगार देते हैं लोगों को, है ना, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो मार्केट जाएंगे इस वस्तु को खरीदने के लिए। तो मार्केट जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इस तरह से हमारा क्या होगा, पूरा जो चेन है इकोनॉमी का वो पटरी पे आ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, इकोनॉमी ओवरऑल जो है सो पटरी पे आ जाएगा। कि डायरेक्ट जॉब क्रिएट कीजिए एंड इनकम को बूस्ट कीजिए, इनकम बूस्टिंग कीजिए, मेजर्स कीजिए, इनकम बूस्टिंग मेजर्स कीजिए यानी बढ़ाइए एंड प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम बैक स्लाइडिंग अगेन। बैक स्लाइडिंग का मतलब होता है मित्रों स्लीपिंग, SLIPING, स्लीपिंग यानी गिरने से, यानी कि स्लीपिंग करने से, गिरने से आप उसको बचाइए। कैसे बचाएंगे, जॉब क्रिएट करके, बूस्ट मेजर करके। तो ओवरऑल हमने देखा दोस्तों कि यह जो है सो द हिंदू के द्वारा बड़ा ही बेहतरीन बताया गया था कि किस तरीके से जो है सो हमारा इकोनॉमी जो है सो पूरी तरीके से रेवेज्ड हो गया है, छत बिछत हो गया है, और जो है सो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और सरकार को यही नसीहत है कि यदि आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वैक्सीन का रोल आउट कीजिए, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन कीजिए और इनकम को बूस्ट कीजिए, तभी आपका इकोनॉमी गिरने से बचेगा। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। सारे वर्ड्स को अवश्य याद करें, इसमें कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, उसे एक कॉपी में नोट करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक तो अवश्य करें ताकि हम मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरा जो हम जो बना रहे हैं, हम आई एम ऑन दिस राइट ट्रैक, कि सही ट्रैक पे है। तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा।